हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आर और एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और यह नए पैटर्न के अकॉर्डिंग अपडेटेड टेस्ट सीरीज है जिसके अंतर्गत हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। और ये आपका टेस्ट नंबर 3 है जिसके अंतर्गत हम लोग इसमें देखेंगे जो 140 क्वेश्चन जीएस वाले सेक्शन के हैं उसको कवर करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। देखिए, इसके पहले जो वीडियो अपलोड हुए हैं जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। इसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है जहाँ पर आर से रिलेटेड जो भी टेस्ट सीरीज अब तक कराए गए हैं सारे टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल जाएंगे वहाँ पे। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जहाँ पे एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है या फिर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वहाँ पे आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और कोशिश करिए कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बताएं और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और यह टेस्ट सीरीज जैसे समाप्त होता है पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज ख़त्म होने के बाद जो है हम ध्यआईएएस या फिर दृष्टि आईएएस के जो टेस्ट सीरीज हैं उनको करेंगे। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहें और देखिए इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अभी यह जो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट कराया जा रहा है यह देखिए ऊपर ये लिखा जरूर है कि आर ओ 2023, इसका मतलब ये नहीं है कि यह टेस्ट सीरीज 2023 का है, ठीक है। आर ओ जो एग्ज़ाम है वो 2023 का है जिसे जो है इस 2025 में होना है, ठीक है, और टलने के बाद। तो यह जो इसका मतलब सीधा सा यही है, ठीक है। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें इसके अंतर्गत जो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट मटेरियल है और जो भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं उनसे रिलेटेड जो इसका एक्सप्लेनेशन वो भी अच्छे से किया जाता है जिससे कि उसके इर्द गिर्द भी जो भी क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं हों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जो बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हों उसके बारे में आप लोगों को पता हो। तो आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ जो भी आप लोगों को बताया जाता है जो बोला जाता है वो सब आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है और अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों के लिए नया है तो उसे नोट डाउन कर लें जिससे कि एग्ज़ाम के समय में कम समय में आप लोग रिवीजन कर लें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुनित करना है। कुछ संग्रहालय दिए गए हैं और यह जो है आपके उत्तर प्रदेश के जिले दिए गए हैं तो कौन सा संग्रहालय कहाँ पे स्थित है उससे सुनित करना है। बात करें अगर मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय यह कहाँ पे आपके लखनऊ में स्थित है। भारत कला भवन है वाराणसी में। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में है और छत्रसाल संग्रहालय जो है यह आपके बांदा जिले में स्थित है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ए बी सी और डी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रथा प्रचलित है। माहीगिर जनजाति मुख्य रूप से बिजनौर क्षेत्र में निवास करती है। बुक्सा जनजाति की प्रमुख आराध्य देवी काली है और खरवार जनजाति का मुख्य नृत्य है कर्मा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बुक्सा जनजाति की प्रमुख आराध्य देवी जो है वह काली नहीं बल्कि चामुंडा देवी है, ठीक है। कौन है ये आपकी चामुंडा देवी है, ठीक है। तो यही आपका गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। थारू जनजातियों की जो मुख्य आराध्य देवी हैं या काली हैं और यह मुख्य रूप से आराध्य देवी जो है आराध्य जो देव हैं देवी की अगर हम बात करें थारू जनजातियों की तो वह काली माता है और देवता की बात करें तो वो शिव भगवान है, ठीक है, भगवान शंकर है, ठीक है। बाकी ये इनसे रिलेटेड जो फैक्ट हैं थारू जनजाति में इसमें बदला विवाह देखने को मिलता है। माहीगिर जनजाति जो मुख्य रूप से बिजनौर क्षेत्र में निवास करती हैं, ठीक है, और खरवार जनजाति जो मुख्य रूप से कर्मा नृत्य इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और बुक्सा जनजाति की जो प्रमुख आराध्य देवी हैं वो है चामुंडा, ठीक। निम्न में से कौन सा संस्थान लखनऊ में स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, हिंदी साहित्य सम्मेलन, उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान या उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी साहित्य सम्मेलन। हिंदी साहित्य सम्मेलन कहाँ पे है आपके प्रयागराज में है, ठीक है, प्रयागराज में है हिंदी साहित्य सम्मेलन। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1910 में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, 1910 में इसका स्थापना किया गया था। बाकी उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी जो है इसका स्थापना किया गया था 1972 में। 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का स्थापना किया गया था। और उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1994 में हुआ था। 1994 में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का स्थापना हुआ था और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का स्थापना किया गया था 1976 में, ठीक है।
तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, क्वेश्चंस कहीं से बन सकता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी जो कि कन्नौज में है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार है और यह एटा जिले में है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही है, तीनों विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है यह बताना है। मिर्जा गालिब, इनका जन्म स्थान है आगरा। मीर ताकि मीर यह बदायूं के हैं। कैफी आजमी सुल्तानपुर के। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पहला सही है। मिर्जा गालिब इनका जन्म जो है आगरा में हुआ था। मीर ताकि मीर इनका जन्म भी आगरा में ही हुआ था। और कैफी आजमी का जो जन्म है यह कहाँ पे हुआ था? आजमगढ़ में। ठीक है, आजमगढ़ में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत किस जिले के उत्पाद का सुमेल गलत है? अमरोहा का ढोलक है, एटा का घुंघरू घंटी है, अलीगढ़ का ताला और गोरखपुर का जूट वाला है कि कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोरखपुर का एक जिला एक उत्पाद जूट वाला हैगिंग नहीं है। गोरखपुर का जो एक जिला एक उत्पाद है वो है टेराकोटा, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, यह गोरखपुर का एक जिला एक उत्पाद है। ठीक है, तो डी इसका गलत हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था? उभय सत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक या फिर इनमें से कोई नहीं। थारू समाज में पहले मातृसत्तात्मक समाज देखने को मिलता था। ठीक है, मातृसत्तात्मक। लेकिन और इनका जो मुख्य निवास क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यह मुख्य रूप से जो उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे मुख्य रूप से यह निवास करते हैं। और पहले इसमें संयुक्त और मातृसत्तात्मक परिवार प्रथा पाया जाता था, लेकिन अब इसमें काफ़ी बदलाव हो चुका है और यह लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इसके साथ साथ जो है इसमें भी अतिवाद जो है देखने को मिलता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें भी चेंजिंग हो चुका है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मॉडर्न बेकरी कानपुर, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री बाराबंकी, ट्रांसफार्मर कारखाना झांसी, कोयला खनन उद्योग सिगरौली। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री या बाराबंकी में नहीं है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है यह रायबरेली, एक जो इसका मुख्यालय है रायबरेली में है। ठीक है, और नैनी प्रयागराज में है। तो दोनों में से कोई अगर ऑप्शन में रहता है तो उसे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बाकी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री जो है आपकी रायबरेली, नैनी प्रयागराज में है। ट्रांसफार्मर है झांसी में। कोयला खनन उद्योग सिगरौली में है। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में डोलोमाइट नहीं पाया जाता है? मिर्जापुर, सोनभद्र, बादा या फिर गाजीपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, डोलोमाइट गाजीपुर में नहीं पाया जाता है। डोलोमाइट का जो खनन है मुख्य रूप से मिर्जापुर, सोनभद्र, बादा और चंदौली क्षेत्र में या मुख्य रूप से डोलोमाइट पाया जाता है। ठीक है, गाजीपुर में नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर या फिर गाजियाबाद। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर में उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र जिसका स्थापना जो है किया गया था 1991-92 में इसका स्थापना किया गया था। और यह सहारनपुर, यह जो है सहारनपुर, एक सेकेंड, सहारनपुर नहीं है भाई, ये बुलंदशहर है। ठीक है, बुलंदशहर के नरौरा में है। ठीक, नरौरा में ये कर दिया है ऑप्शन इसमें। बुलंदशहर के नरौरा में स्थित है। स्थापना हुआ था 1991-92 में। और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो परमाणु विद्युत केंद्र है यह यहीं पे है। ठीक है, तो सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बुलंदशहर। देवीपाटन का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? सहारनपुर, गोरखपुर, बलरामपुर या फिर बादा। देवीपाटन मेला का आयोजन कहाँ होता है? देखिए, देवीपाटन मेला का जो आयोजन है वह बलरामपुर में होता है। बलरामपुर में देवीपाटन मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, बादा में कालिंजर मेला का आयोजन होता है। गोरखपुर में होता है खिचड़ी मेला और सहारनपुर में शाकंभरी देवी मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बलरामपुर में देवीपाटन मेला का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय किस जिले में स्थित है? वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या फिर लखनऊ। अभी उस पर जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस किए हैं, तो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को पता होगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो है कहाँ पे है? यह जो है आपके मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की जो है लखनऊ में है। और इसका जो स्थापना किया गया था 1957 में किया गया था इसका स्थापना। ठीक है, और यह लखनऊ में स्थित है। ठीक, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक साक्षर जिले की पहचान कीजिए।
गाजियाबाद, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता है वह गौतम बुद्ध नगर की है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता है। और यहाँ की अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध नगर की जो साक्षरता है वह 80.12% है। और सबसे कम साक्षरता अगर उत्तर प्रदेश का पूछ ले तो वो श्रावस्ती में है। ठीक है, श्रावस्ती में है। और यहाँ की जो साक्षरता है वह 46.74% है। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता और सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है और सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला है ललितपुर। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला बागपत है, जहां अनुसूचित जनजातियों की जो प्रतिशतता है लगभग 0.001% पाई जाती है। और सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है और यहाँ पे 20.67% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की है। सबसे कम मुस्लिम आबादी वाला जिला ललितपुर है। ठीक है, तो दोनों विकल्प सही हो जाएगा, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाख ही शहर 7 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या 64 है। जनगणना 2011 के अनुसार देश के कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का एक जो 11.79% योगदान है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कोई सा भी विकल्प गलत नहीं, सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1781 के संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया था? इसने राजस्व मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया था। इसने राजस्व मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया था। इसने सर्वोच्च न्यायालय को व्यक्तिगत कानूनों को प्रशासित करने की अनुमति दी थी। इसने प्रांतीय न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय तक अपील प्रदान की थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, 1781 के संशोधन अधिनियम की अगर हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार में जो परिवर्तन हुआ था, इसमें राजस्व मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया था। ठीक है, राजस्व मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया था। सही आंसर ये हो जाएगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों के संबंध में क्या महत्वपूर्ण अंतर प्रस्तुत करता है? व्यापार और शासन कार्यों का पृथक्करण, गवर्नर जनरल के लिए अधिक स्वायत्तता, ब्रिटिश क्राउन द्वारा मजबूत नियंत्रण, सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार और शासन कार्यों का पृथक्करण। व्यापार और शासन कार्यों को अलग कर दिया गया था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा। ठीक है, इसमें जो कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य थे इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसको मतलब अलग कर दिया गया था। ठीक, ऑप्शन ही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत के प्रांतों पर मुख्य प्रभाव क्या था? इसने प्रांतीय विधायिकाओं को समाप्त कर दिया। इसने द्विसदनी विधायिका की अवधारणा पेश की। इसमें एक निर्वाचित गवर्नर जनरल की व्यवस्था की गई। इसने प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसने द्विसदनी विधायिका की अवधारणा को पेश किया। अगर बात करें हम भारत सरकार अधिनियम 1935 जो इसमें प्रावधान किए गए थे, इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। और प्रांतों में द्वैध शासन का तो समाप्त किया गया था, केंद्र में द्वैध शासन को शुरू किया गया था। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसी के माध्यम से 11 प्रांतों में से बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत, यहाँ पर द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन पूछ लेता है कि उस समय कितने प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। टोटल प्रांतों की संख्या 1935 में टोटल प्रांतों की संख्या थी 11 और इस 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसी के माध्यम से 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा ही 1858 में जो भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो भारत परिषद की स्थापना किया गया था, इसको भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका जो है वो बी हो जाएगा। इससे रिलेटेड जो फैक्ट है याद रखिएगा। 1932 के सांप्रदायिक पुरस्कार का दलित वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ा? इसने उन्हें एक अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया। इसने पृथक निर्वाचिका को समाप्त कर दिया। इसने आरक्षित सीटों की शुरुआत की या फिर इसका दलित वर्ग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके द्वारा एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का क्या किया गया था, उसे प्रदान करने की बात की गई थी। ठीक है, 1935 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, इनके द्वारा अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की योजना की घोषणा की गई थी। और इसके अंतर्गत जो शामिल थे मुसलमान, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय लोग शामिल थे। इनके साथ साथ इसमें जो अनुसूचित जनजाति के लोग थे, दलित वर्ग के लोग थे, इनको भी इसमें शामिल किया गया था कि इसमें जो दलित कम्युनिटी से रिलेटेड कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा और केवल उनकी कम्युनिटी से रिलेटेड लोग ही, जो उनकी कम्युनिटी है वही लोग मतदान करेंगे और उन्हीं के बीच से चुना जाएगा। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान थे जिसको मानने से फिर बाद में गांधी जी ने इनकार कर दिया था। आमरण अनशन पर बैठे, उसके बाद पूना समझौता हुआ, फिर जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा, याद रखिएगा। 1813 के चार्टर अधिनियम ने व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को बढ़ा दिया था। चाय, रेशम, मसाला या फिर ऊपर के सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार है इसको बरकरार रखा गया। बाकी अन्य जो व्यापारिक एकाधिकार हैं उसको समाप्त करके अन्य जो विदेशी कंपनियां, फैक्ट्रियां थी उनको भी भारत में व्यापार करने की छूट दी गई थी। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया और विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति दी गई थी। यह जो नियुक्त किया गया था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स को। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें लॉर्ड वॉरेन, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। और उसे विशेष मामलों में अपनी परिषद के निर्णय को पलटने की शक्ति दी गई थी। ठीक है, और वह जो है कमांडर इन चीफ भी से कहा जाता था। ठीक, तो सही आंसर ये हो जाएगा। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ने ब्रिटिश सम्राट के वीटो बिल के अधिकार को समाप्त कर दिया। गवर्नर जनरल ने महामहिम के नाम पर विधेयकों को वीटो करने की शक्ति बरकरार रखी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही है आंसर बी। ए और बी दोनों सही है, लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के माध्यम से विधेयक पर वीटो करने के जो ब्रिटिश सम्राट का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और इसमें भारतीय विधायी मामलों में ब्रिटिश क्राउन की सीधी भागीदारी का जो है अंत हो गया था। ठीक है, और इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल ने विधेयकों को वीटो करने की शक्ति बरकरार रखी गई, लेकिन इस शक्ति का प्रयोग क्राउन की ओर से किया गया था, न कि सीधे क्राउन द्वारा। ठीक है, गवर्नर जनरल जो होता था उस समय वह भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था। ठीक है, सही आंसर इसका भी हो जाएगा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने भारतीय प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की। अधिनियम ने प्रांतों को अपने विधायिकाओं और मंत्रियों के साथ प्रशासन की स्वायत्ता इकाइयों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने भारतीय प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्ता की शुरुआत की। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही। ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम जो था इसके माध्यम से प्रांतीय स्वायत्ता नहीं दी गई थी। ठीक है, 1919 के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। प्रांतों में जो द्वैध शासन है उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों को स्वायत्ता दी गई थी। प्रांतों को स्वायत्ता दी गई थी और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। तो पहला विकल्प आपका गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। संविधान सभा के लिए विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों का जो चुनाव है कैसे किया गया था? संपूर्ण जनसंख्या द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव, ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्ति या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मनोनीत। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था इनको। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। संविधान सभा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाई, SC ST और महिलाओं सहित भारतीय समाज के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के एक प्रमुख सदस्य थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? क्योंकि महात्मा गांधी संविधान सभा में अनुपस्थित थे, न कि वह इसके सदस्य थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत। भारत की संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य स्वयं पूरी आबादी द्वारा
सीधे चुने जाते थे। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और आगे की सही व्याख्या करता है। संविधान सभा के जो सदस्य थे इनको अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना गया था, जो स्वयं आबादी की सीमित मताधिकार द्वारा सीधे चुने गए थे, जैसे कि प्रदान की गई जानकारी में बताया गया है। ठीक है, जैसा कि संविधान में भी इसका उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के उद्देश्य संकल्प को सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे के रूप में कार्य करता है। इसने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया। इसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। इसने भारत की प्रशासनिक संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत की। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसने भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया। ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उद्देश्य संकल्प ने इसके बाद के सभी चरणों के माध्यम से भारतीय संविधान के अंतिम आकार को प्रभावित किया। उद्देश्य संकल्प बिना किसी संशोधन के अपनाया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। उद्देश्य संकल्प बिना किसी संशोधन के अपनाया गया था, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, उद्देश्य संकल्प की अगर हम बात करें तो इसने संविधान को आकार देने और संविधान को बहुत हद तक इसके द्वारा मतलब इसने प्रभावित किया है। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, वास्तव में इसे जो अपनाया गया था संविधान निर्माण प्रक्रिया के दौरान इसमें बहुत से संशोधन किए गए थे। बहुत संशोधनों के बाद जब लोगों के बीच संविधान सभा के जो सदस्य थे उन सभी के बीच आम सहमति जब बन गई तभी जो है इसको अपनाया गया था। ऐसा नहीं है कि जैसा इसे पेश किया गया था सीधा वैसा ही अपना लिया गया था। इसमें जैसे बहुत से सुझाव लोगों द्वारा दिए गए थे और बहुत से इसमें बदलाव के बाद फिर जो है उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाया गया था। ठीक है, उद्देश्य संकल्प को। तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा में क्या परिवर्तन किया था? इसे आंशिक रूप से संप्रभु निकाय बना दिया। इसे ब्रिटिश संसद के कानूनों को निरस्त करने की शक्ति दी। संविधान निर्माण और सामान्य विधान की भूमिकाओं को संयुक्त किया, या फिर विधानसभा की कुल संख्या में वृद्धि की। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान निर्माण और सामान्य विधान की भूमिकाओं को इसने संयुक्त किया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इसे अगर हम बात करें, इस अधिनियम द्वारा संविधान को दो अलग अलग कार्य सौंपे गए थे, संविधान निर्माण और सामान्य कानून, जिन्हें अलग अलग दिनों में निष्पादित किया जाता था। ठीक है, जैसे संविधान सभा उस समय जो थी, उस समय संविधान सभा जो थी वह संविधान निर्माण का कार्य भी करती थी। उसके साथ साथ जो एक संसद है, या कह सकते हैं कि जो कानून बनाने का या सरकार चलाने का जो कार्य है, यह कार्य भी संविधान सभा द्वारा ही किया जाता था। ठीक है, तो दोनों कार्यों का जो निष्पादन है वो संविधान सभा ही करती थी। ठीक है, जैसे कुछ दिन निर्धारित किए कि इन 3 दिनों या फिर इन 2 दिनों 4 दिनों यह जो संविधान सभा है या फिर ये जो समिति है यह संविधान सभा के रूप में कार्य करेगी। बाकी 3 दिन 4 दिन यह जो है अन्य जैसे संसद कार्य करता है उस तरह कार्य करेगी। ठीक है, तो सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रारंभ होने से क्या हुआ? 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त किया गया। प्रिवी काउंसिल क्षेत्राधिकार अधिनियम 1949 के उन्मूलन की निरंतरता। 1935 के भारत सरकार अधिनियम का निरसन, या फिर डोमिनियन स्टेट अधिनियम का कार्यान्वयन। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को निरस्त करना, जब भारत संविधान प्रारंभ हुआ या फिर लागू हुआ उस समय। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रारंभ होने के साथ ही 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो निरस्त कर दिया गया। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा संविधान सभा को एक पूर्ण संप्रभु निकाय बना दिया गया था, जिससे उसे भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को निरस्त करने, उन्हें बदलने या फिर अपने मतलब भारत के या फिर भारत की जनता के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव करने का क्या दिया गया था? आज़ादी दी गई थी या फिर उन्हें स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक है, तो सही आंसर ये हो जाएगा। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 का उद्देश्य क्या था? 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 का जो उद्देश्य था वो था हिंदी में संविधान का एक आधिकारिक पाठ उपलब्ध कराना। ठीक है, हिंदी में संविधान का एक आधिकारिक पाठ उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 1987 में 58वां संविधान संशोधन किया गया था और इसके माध्यम से हिंदी में संविधान के एक आधिकारिक पाठ का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और इसके लिए
जो संविधान है उसमें एक नया अनुच्छेद 394 ए जोड़ा गया था। ठीक है, अनुच्छेद 394 ए जोड़ा गया था संविधान में। ठीक है, 394, ठीक, जिसमें हिंदी के लिए विशेष प्रावधान किया गया था। तो सही आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के बड़े आकार पर किस बात ने प्रभाव डाला है? राजनीतिक नेताओं का प्रभाव, ब्रिटिश संविधान का, भौगोलिक कारक और भारत की विशालता, या फिर ऊपर के सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौगोलिक कारक और भारत की विशालता। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ाना, या फिर न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करना। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कार्यपालिका की शक्ति और विधायिका के मनमाने कानून पर सीमा के रूप में कार्य करता है और वे प्रकृति में न्याय संगत होते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्राथमिक न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करना। न्यायपालिका की शक्तियों की नहीं होगा भाई, ये कार्यपालिका होगा। कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को सीमित करता है। ठीक है, न कि न्यायपालिका। तो यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। जैसे मौलिक अधिकार हैं तो मौलिक अधिकार में, लोगों के मौलिक अधिकार में तब तक सरकार, विधायिका या फिर कार्यपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है, या वो करने का अधिकार नहीं है जब तक कि उसको उसके मौलिक अधिकार से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन न होता हो। ठीक है, मैं अपने मौलिक अधिकार का जो प्रयोग करने के लिए, अपने मौलिक अधिकार का पालन करने के लिए तब तक स्वतंत्र हूँ जब तक कि मेरे मौलिक अधिकार का पालन करने के साथ साथ, मेरे मौलिक अधिकार का पालन करने के साथ किसी अन्य के मौलिक अधिकार का हनन न होता हो। ठीक है, और इस कंडीशन में कार्यपालिका या फिर विधायिका वहाँ तक जो है शक्ति विहीन है, वह हस्तक्षेप नहीं कर सकती। और अगर कार्यपालिका या फिर विधायिका द्वारा किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप किया जाता है तो उसके पास यह विकल्प है कि वह सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट या फिर अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है, और इसकी अपील सुनना सुप्रीम कोर्ट के लिए बाध्यकारी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, लेकिन यहाँ पे न्यायपालिका नहीं, कार्यपालिका विधायिका होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित प्रमुख घटकों में से एक नहीं है? भारतीय राज्य की प्रकृति, मौलिक अधिकार, संविधान के उद्देश्य, या फिर ए और बी। कौन जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित घटकों में शामिल नहीं है? घटक में शामिल नहीं है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है, मौलिक अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें राज्य की प्रकृति, संविधान के जो उद्देश्य हैं, संविधान को अपनाने की तारीख, प्रस्तावना में मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो नहीं किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्रों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत के क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वो 3 श्रेणियाँ राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उन क्षेत्रों के क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, देखिए, एक तो राज्य है, ठीक, दूसरा यूनियन टेरिटरी है, तीसरे वे क्षेत्र हैं जिन्हें भारत सरकार किसी भी समय अपने अधिकार क्षेत्र में ले सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद क्रमशः संसद को भारत में नए राज्यों को स्वीकार करने या स्थापित करने और भारत में मौजूदा राज्यों की सीमाओं और नामों के गठन, परिवर्तन या बदलाव का अधिकार देती है? 1 और 2, 2 और 3, 2 और 4 या फिर 3 और 4। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 2 संसद को ऐसे नियम और शर्तों पर भारत संघ में प्रवेश करने या फिर नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति देती है जो वह उचित समझे। अनुच्छेद 3 या भारत के भीतर नए राज्यों के गठन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन, ठीक है, करने की जो आज़ादी है यह अनुच्छेद 3 में दी गई है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। किस स्थिति में अनुच्छेद 3 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा से संसद में पेश करना आवश्यक है? जब भी कोई राज्य अपने नाम में बदलाव या अनुरोध करता है, जब भी कोई राज्य विधानमंडल सीमा परिवर्तन के लिए प्रस्ताव पारित करता है, या फिर जब भी केंद्र सरकार सीमा परिवर्तन का अनुरोध करती है, या फिर राज्यों के बीच जब कोई विवाद होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जब कोई भी राज्य विधानमंडल सीमा परिवर्तन के लिए प्रस्ताव पारित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। जब कोई राज्य विधानमंडल सीमा परिवर्तन के लिए कोई प्रस्ताव पारित करता है
तो राष्ट्रपति पूर्व अनुशंसा के साथ संसद में एक विधेयक पेश करता है और किसी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति को इसे संबंधित राज्य विधायिका के विचार के लिए भेजना अनिवार्य होता है, लेकिन उसके बाद उसके राज्य का जो विचार है वह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान के बीच क्षेत्रों का हस्तांतरण किया था? 9वां, 35वां, 12वां या फिर 100वां? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 35वां संविधान संशोधन। 35वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1974 में, 1974 में हुआ था और इसने भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ क्षेत्रों को हस्तांतरित कर दिया था। ठीक है। अनुच्छेद 3 के तहत किसी विधेयक को पेश करने से पहले राज्य विधानमंडल के विचार प्राप्त करने का क्या महत्व है? राज्य विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हैं। राज्य विधायिका विधेयक पर वीटो कर सकती है। यह एक संवैधानिक आवश्यकता है लेकिन राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। यदि राज्य विधायिका इसका विरोध करती है तो विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह एक संवैधानिक आवश्यकता है, कह सकते हैं कि प्रक्रिया है, लेकिन राष्ट्रपति उनके विचारों को मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी देश को सौंपने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता होती है? संवैधानिक संशोधन, राष्ट्रपति का आदेश, कार्यकारी कार्रवाई या फिर एक राज्य जनमत संग्रह? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से ही दिया जा सकता है। अनुच्छेद 368 के माध्यम से संशोधन किया जाएगा, उसी के बाद किसी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेशी राष्ट्र को सौंपा जा सकता है। और स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, लेकिन बेरोजगारी केस जब हुआ था जिसके अंतर्गत कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को दिए गए थे और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र भारत में शामिल किए गए थे, उसी में यह प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय क्षेत्र किसी विदेशी राष्ट्र को देना है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना अनिवार्य होगा अनुच्छेद 368 के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के तहत असम राज्य से किस क्षेत्र को निकालकर नए नागालैंड राज्य का गठन किया गया था? मिजोरम, मणिपुर, नागा हिल्स, ट्यूएनशांग या फिर कच्छ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागा हिल्स, ट्यूएनशांग। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और यह कब की घटना है? यह घटना 1962 की। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पद के लिए कौन पात्र होगा? केवल जन्म से नागरिक, केवल प्राकृतिक नागरिक? जन्म से नागरिक और प्राकृतिक नागरिक दोनों, वे नागरिक जो 20 वर्ष से अधिक समय से भारत में रह रहे हो? कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जन्म से नागरिक और प्राकृतिक नागरिक दोनों जो हैं, दोनों भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार होते हैं। ठीक है। भारत में जन्मे व्यक्ति जिनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो या 5 साल तक भारत में रहा हो, संविधान के प्रारंभ से भारत का नागरिक हो या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के योग्य होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के अनुसार इसके प्रारंभ अर्थात 26 जनवरी 1950 पर भारत के नागरिक कौन बने? सभी भारत के निवासी, भारत में 5 वर्ष तक निवास करने वाले व्यक्ति, भारत में जन्मे व्यक्ति या ऊपर के सभी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी। कौन सा प्रावधान केंद्र सरकार को पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता देने की अनुमति देता है? 6, 8, 9 या फिर 10? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 6। ठीक है, देखिए हम 6 की अगर हम बात करें, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता देने की बात करता है। और अनुच्छेद 7 जो है यह उन लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है जो पहले भारत में थे, भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से फिर भारत आए, उनकी नागरिकता का जो उल्लेख है अनुच्छेद 7 में किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तानी नागरिक अगर है वो भारत में आता है तो उसकी नागरिकता का उल्लेख किया गया है। 7 में जो है पहले भारत से पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से भारत आए, उनकी नागरिकता का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 8 जो है यह अन्य देशों के नागरिक अगर भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो इनके बारे में उल्लेख करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत के बाहर निवास की जो अधिकतम अवधि है कितनी होनी चाहिए? अधिकतम अवधि जो है निवास की वो होनी चाहिए आपकी 7 साल। ठीक है, 7 साल होनी चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी व्यक्ति के लिए भारतीय नागरिक के रूप में देशीयकरण के लिए पात्र होने की क्या शर्त है? किसी मित्रवत विदेशी देश का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रहना चाहिए, संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं में से एक भाषा बोलता हो या फिर अपने गृह देश की नागरिकता त्यागनी होगी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी मित्रवत विदेशी देश का नागरिक होना चाहिए। ठीक है,
किसी व्यक्ति के लिए भारतीय नागरिक के रूप में देशीयकरण के लिए पात्र होने की यह शर्त अनिवार्य है। ठीक। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, एक सेकेंड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड ओसीआई का क्या महत्व है? ओसीआई जो कार्ड धारक होता है इनका महत्व ये होता है कि यह निर्दिष्ट देशों के भारतीय मूल के लोग पीआईओ को कुछ अधिकार और विशेष अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ओसीआई कार्ड धारक जो होते हैं या भारतीय मूल के लोग पीआईओ को कुछ अधिकार और विशेष अधिकार प्रदान किया गया है और यह उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान नहीं करती। ठीक है, मतलब इनका दोहरी नागरिकता नहीं होता है। ठीक। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद नागरिकों को लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव में वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 15, 5, 19 या फिर 326। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 326। 326 या भारतीय नागरिकों को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा, राज्य विधानसभा में चुनाव में वोट मतदान करने की अधिकार देता है। जन्म से भारत का नागरिक बनने के लिए कौन पात्र होगा? जन्म से नागरिक बनने के लिए भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता में से कम एक भारत का नागरिक हो वो जन्म से भारत नागरिक कहलाएगा। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस अधिनियम ने पीआईओ कार्ड योजना और ओसीआई कार्ड योजना को एक ही योजना में विलय कर दिया था? किस अधिनियम द्वारा यह किया गया था? यह कार्य जो किया गया था वो आपका नागरिक संशोधन अधिनियम 2015 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में यह किया गया था। ठीक है, पीआईओ कार्ड योजना और ओसीआई कार्ड योजना इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा मौलिक अधिकार सीधे तौर पर प्रवर्तनी स्वनिष्पादित होता है? 14 से 18 समानता का अधिकार, 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 32 यह सीधे लागू करने योग्य है और व्यक्ति को अपने प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति देता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन या फिर हनन होता है तो उसको यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ठीक, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसको कायम रखना है? राज्यों के हित, कार्यपालिका का अधिकार, लोगों की स्वतंत्रता या फिर विधायिका की शक्ति। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लोगों की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलिक संविधान या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत या उसके अल्पीकरण में सभी कानून शून्य होंगे? अनुच्छेद 14, 21, 13 या फिर 32। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में प्रावधान किया गया है कि अगर संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून या संसद द्वारा किया गया कोई भी कार्यवाही अगर किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह कानून, या फिर अगर संसद द्वारा कोई अधिनियम बनाया जाता है या फिर से कोई कानून बनाया जाता है तो वह जो है असंगत होगा या फिर शून्य होगा अगर वह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। ठीक है, और इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 13 में किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में किसे असंवैधानिक एवं अमान्य कहकर चुनौती दी जा सकती है? केवल संसद द्वारा अधिनियमित अस्थायी कानून को, अस्थायी कानून और वैधानिक उपकरण दोनों को, वैधानिक उपकरण और कानून के गैर विधायी स्रोत, या फिर केवल रीति का उपयोग। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अस्थायी कानून और वैधानिक उपकरण दोनों को। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार क्या शून्य के रूप में चुनौती दी जा सकती है? केशवानंद भारती भारत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार क्या शून्य के रूप में चुनौती दी जा सकती है? संवैधानिक संशोधन सहित कोई भी कानून, केवल संसद द्वारा अधिनियमित अस्थायी कानून, कानून के केवल गैर विधायी स्रोत, या फिर राष्ट्रपति द्वारा जारी कानून। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक संशोधन सहित कोई भी कानून को चुनौती, किसी भी कानून को चुनौती दिया जा सकता है। केशवानंद भारती बाद में यह घोषणा किया गया था कि अगर वह जो है संविधान के आधारभूत ढांचा या फिर मौलिक ढांचे का उल्लंघन करता है, बुनियादी संरचना या बुनियादी ढांचा जो है इसका उल्लंघन करता है तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 14 निम्न में से किन परिस्थितियों में लागू नहीं होगा? जब वर्ग विधान होता है, जब समान और असमान के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता है, जब कोई उचित वर्गीकरण न हो, या फिर जब मौलिक अधिकार शामिल हो। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, जब समान और असमान के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता हो। ठीक है, अलग अलग व्यवहार किया जाता हो।
सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान का उल्लंघन अनुच्छेद 14 तब लागू नहीं होता है जब समान और असमान दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाता हो। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों जैसे कुछ उपाधियों को उपाधि के रूप में वर्गीकृत होने से बचाने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था? 42वां, 61वां, 76वां या फिर 91वां? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 76वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 76वां संविधान संशोधन किया गया था और इसके माध्यम से कहा गया था कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जैसे जो कुछ उपाधियां हैं इनको अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ठीक है, इन्हें जो है उपाधियों के रूप में वर्गीकृत करने से सुरक्षा दी गई थी और इसमें कहा गया था कि भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो है यह कोई उपाधि नहीं है, यह कोई उपाधि नहीं है बल्कि यह पुरस्कार है, यह पुरस्कार है। ठीक है, यह पुरस्कार है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। राज्य किस आधार पर भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है? सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि, अपराध के लिए उकसाना, भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, नैतिक न्यायालय की अवमानना या फिर ऊपर के सभी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है अगर वह सार्वजनिक व्यवस्था को हानि पहुंचाता है। ठीक है, अपराध के लिए अगर वह किसी को उकसाता है, भारत की संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न करता है, अखंडता, राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है या फिर से नैतिकता के लिए चुनौती, नैतिकता के विरुद्ध जाकर कार्य करता है या फिर न्यायालय की अवमानना करता है, तो उसकी स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है? उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 19 में ऐसा क्या शामिल है जो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से परे है? राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, किसी भी पेशे या व्यवसाय को अपनाने का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, व्यापार और कारोबार का अधिकार? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। ठीक है, यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से परे है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें, अनुच्छेद 19 में विभिन्न अधिकार शामिल हैं जिसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार भी शामिल है और यह केवल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार तक सीमित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने गोपालन मामला 1950 में अनुच्छेद 21 की व्याख्या के संबंध में क्या घोषित किया था? अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल मनमानी विधायी कार्रवाई के खिलाफ उपलब्ध है। अनुच्छेद 21 केवल व्यक्ति के शरीर से संबंधित स्वतंत्रता को कवर करता है। जीवन का अधिकार जीवित रहने तक ही सीमित है या फिर ऊपर के सभी? देखिए, इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 21 केवल व्यक्ति के शरीर से संबंधित स्वतंत्रता को कवर करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 23 के अनुसार बेकार शब्द का क्या अर्थ है? बिना पारिश्रमिक के अनिवार्य कार्य, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करना, महिलाओं और बच्चों का यातायात या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा विकल्प इसका सही है? मतलब ये यातायात का मतलब है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो बेकार है, बेकार का मतलब होता है बिना पारिश्रमिक के कार्य करने के लिए बात करना। ठीक है, बिना पारिश मतलब बिना मजदूरी दिए किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए बाध्य करना मतलब बेकार होता है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। अनुच्छेद 33, देखिए दो शब्द हैं, एक है इसमें जो अनुच्छेद 23 है इसमें जो शब्द का प्रयोग किया गया है बेगार और बलात् श्रम, एक है बेगार और एक है बलात् श्रम। ठीक है, बेगार का मतलब यह है कि उचित पारिश्रमिक मतलब मजदूरी दिए बिना कार्य करने के लिए बाध्य करना। ठीक है, जबकि बलात् श्रम का मतलब है कि इसको मजदूरी दिया जा रहा है। हो सकता है कि आपका मजदूरी है 100 रुपया, आपको 500 रुपया दिया जा रहा हो, लेकिन अगर आपका कार्य करने का मन नहीं है, आपको ज़बरदस्ती कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, पैसा भले अधिक दिया जा रहा है लेकिन कार्य करने के लिए आपको ज़बरदस्ती कहा जा रहा है और आपका मन कार्य करने का नहीं है लेकिन फिर भी जो है कार्य करने के लिए दबाव डाला जा रहा है, तो इसको कहते हैं बलात् श्रम। बाकी बेगार इसमें जो है मजदूरी नहीं दी जाती है और बलात् श्रम में मजदूरी दिया जाता है लेकिन इच्छा न होने पर ज़बरदस्ती कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों में अंतर, बलात् श्रम और बेगार में क्या अंतर है, यह इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को, केवल संसद को, केवल राज्य विधानमंडल को या फिर भारत के राष्ट्रपति को? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल संसद को। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने की जो शक्ति दी गई है वह केवल संसद को दी गई है। ठीक है, केवल संसद को दी गई है। ऑप्शन
बी इसका सही हो जाएगा। संपूर्ण भारत में एक रूपता सुनिश्चित करने में अनुच्छेद 35 का क्या महत्व है? यह राज्यों को मौलिक अधिकारों के संबंध में अपने स्वयं के कानून बनाने का अधिकार देती है। यह राज्य विधानसभाओं को आवश्यकतानुसार मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति देती है। यह पूरे भारत में मौलिक अधिकारों और उनके कार्यान्वयन में एक रूपता सुनिश्चित करती है। या फिर यह राज्यों को संसद के मौलिक अधिकारों कानूनों को चुनौती देने का अधिकार देती है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह पूरे भारत में मौलिक अधिकारों और उनके कार्यान्वयन में एक रूपता को सुनिश्चित करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा संवैधानिक प्रावधान कृषि भूमि सुधार और संपत्ति पर कब्जा करने से संबंधित कानूनों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से बचाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 31A। अनुच्छेद 31A अनुच्छेद 31A जो है यह संपदा के अधिग्रहण, संपत्ति के प्रबंधन और अन्य जो इससे संबंधित मौलिक अधिकार हैं उनके उल्लंघन के आधार पर चुनौती दिए जाने से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 31A। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के अलावा संवैधानिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार भी शामिल किया गया है? यह जो है आपके भाग 12 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार से भिन्न संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 12 में दिए गए हैं। ठीक है, भी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह व्यवस्था या यह व्याख्या किया था कि मार्शल लॉ की घोषणा से बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट स्वतः ही निलंबित नहीं होती है? काका कालेलकर बनाम मद्रास, मेनका गांधी बनाम भारत, केशवानंद भारती बनाम केरल या फिर ए.के. गोपालन बनाम मद्रास? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ए.के. गोपालन बनाम मद्रास मामला जो 1950 का है। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा किया था कि मार्शल लॉ के परिणामस्वरूप बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का निलंबन स्वचालित रूप से नहीं होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदुओं के संदर्भ में सिख, जैन और बौद्ध को शामिल किया गया था? किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था? अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 25 के अंदर हिंदू वर्ग को जो परिभाषित किया गया है इसके अंतर्गत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध आते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों को संविधान की चेतना किसने बताया था? नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार को किसने कहा था कि संविधान की चेतना है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा निदेशक सिद्धांत सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने पर जोर देता है? यह जो है आपका अनुच्छेद 43 सबक्लॉज बी है। अनुच्छेद 43 सबक्लॉज बी। ठीक है, यह स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यप्रणाली और लोकतांत्रिक नियंत्रण वाली सहकारी समितियों को बढ़ावा देने पर जोर देता है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करते हैं। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के अगर लगता है कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग क्वेश्चंस पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो बस क्वेश्चन जो कराया जा रहा है वही करके मत जाइए। ठीक है, जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो भी आप लोग जरूर सुना करें। और उसके साथ साथ जो है किसी भी अगर थोड़ा सा भी डाउट लगता है तो ज़रूर पूछ लिया करें, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं एग्जैक्ट यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करते हैं उससे रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करके ही जाया करें। ठीक है, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया जाता है कि कोई किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो पूछ सकते हैं। ठीक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार उन्होंने प्रकृति के संदर्भ में निदेशक सिद्धांतों की तुलना किससे की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निदेशक सिद्धांत की तुलना की थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो अनुदेशों का साधन है इससे तुलना की थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार के अनुरूप होना चाहिए? गोलकनाथवाद, चंपकम दुराई राजन, मिनर्वा मिल्स या फिर केशवानंद भारती? कौन सा विकल्प सही है? चंपकम दुराई राजनवाद में, चंपकम दुराई राजनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन जो है वो संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने घोषणा किया कि संसद के पास संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर किसी भी मौलिक अधिकार को कम करने या छीनने की शक्ति है? 24वां, 42वां, 25वां या फिर 44वां? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24वां संविधान संशोधन 1971। ठीक है, 24वां संविधान संशोधन संसद द्वारा किया गया था। ठीक है, संसद द्वारा यह किया गया था और इसी में कहा गया था कि संसद के पास यह अधिकार है कि वह संविधान संशोधन के माध्यम से
संविधान के किसी भी भाग में, किसी भी हिस्से में, चाहे वो मौलिक अधिकार ही क्यों ना हो, उसमें संशोधन कर सकता है। ठीक है, उसमें संशोधन कर सकता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 335 क्या संबोधित करता है? किससे संबंधित है? निर्देशक सिद्धांतों का कार्यान्वयन, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संबंध में प्रशासन, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, या फिर हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन द्वारा किन प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है? मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति का चुनाव, दूसरी सूची, या फिर विधायी शक्ति का वितरण। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, विधायी शक्ति का वितरण। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित जो प्रावधान है, यह संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्य विधानमंडल की सहमति की आवश्यकता होती, तभी इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता नहीं है? किसकी आवश्यकता नहीं होती है? संसद में विशेष बहुमत, राष्ट्रपति की सहमति, राज्य विधानसभा द्वारा अनुसमर्थन, या फिर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति। अगर संविधान में संशोधन करना है तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना हो तो उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति देनी होती है। ठीक है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। गोलकनाथ मामले में मौलिक अधिकारों में संशोधन पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख क्या था? इसने मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बरकरार रखा। इसने घोषणा किया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकारों में 2/3 बहुमत से संशोधन हो सकता है। इसने कहा कि केवल राज्य विधानमंडल ही मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोलकनाथ मामला। और यह जो मामला है 1967 का है, 1967 का है गोलकनाथ मामला। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा किया था कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मौलिक अधिकार पारलौकिक और अपरिवर्तनीय है और संसद इसमें किसी भी अधिकार को कम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी। और इसी के बाद जो आया था मामला, इसके पहले जो है शंकरी प्रसाद मामला आया था, यह 1951 का मामला है, शंकरी प्रसाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना करके मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। शंकरी प्रसाद वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद संविधान संशोधन के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन गोलकनाथ वाद वाले 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिए गए वक्तव्य को पलट दिया और कहा कि संसद मौलिक अधिकार के माध्यम से भी संविधान के किसी भी हिस्से में या फिर मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। और इसमें जो है, जो आपका गोलकनाथवाद है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को पवित्र अधिकार की संज्ञा दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो गोलकनाथ मामला 1967 का है और शंकरी प्रसाद मामला जो है ये आपका 1951 का है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की बुनियादी विशेषता नहीं माना गया है? अधिकारों का विभाजन, कानून का शासन, संसद का पूर्ण अधिकार, कल्याणकारी राज, सामाजिक आर्थिक न्याय। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कल्याणकारी राज, सामाजिक आर्थिक न्याय। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। भारत में पंचायती राज को लेकर जीवीके राव समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? जीवीके राव समिति का मुख्य उद्देश्य था पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ और पुनर्जीवित करना। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ और पुनर्जीवित करना। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कामकाज की जांच के लिए नियुक्त समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे? 1957 में जो समिति का गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। ठीक है, बलवंत राय मेहता, ऑप्शन ए हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्राम सभा का जो प्राथमिक कार्य है क्या होता है? ग्राम सभा का प्राथमिक कार्य होता है आर्थिक विकास के लिए योजना तैयार करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा शब्द का तात्पर्य क्या है? ग्राम सभा शब्द का तात्पर्य है एक ग्राम सभा जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, एक ग्राम सभा जिसमें सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। ठीक, ऑप्शन बी है। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक के संबंध में क्या प्रावधान किया गया था? अदालतों के हस्तक्षेप से रोक के संदर्भ में इसमें प्रावधान किया गया था कि न्यायालय किसी भी चुनावी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा।
कौन सा संशोधन या प्रावधान करता है कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए पंचायतों में आरक्षण की आवश्यकता नहीं है? किस अधिनियम द्वारा या किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया था? देखिए, जो प्रावधान है वो किया गया था 83वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 83वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2000 ईस्वी में किया गया था, 2000 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और इसमें कहा गया था कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए पंचायतों में कोई भी आरक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जो है इनकी जनसंख्या ना के बराबर है, मतलब इनकी अनुसूचित जातियों की संख्या जो है न्यूनतम है। ठीक, तो सही आंसर भी हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनिवार्य माना गया था? 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो प्रावधान अनिवार्य माना गया था वो है आपका किसी गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का आयोजन। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अनिवार्य प्रावधानों में एक गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा का संगठन शामिल है और इसके अंतर्गत स्वैच्छिक है या प्रदान की गई जानकारी में उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। किस स्तर की पंचायत को नशाबंदी लागू करने या नशीले पदार्थों को नियंत्रित करने की शक्ति दी गई है? किस प्रकार के पंचायत को? ग्राम पंचायत को यह शक्ति दी गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज से संबंधित है? किस समिति का संबंध पंचायती राज से? ललित माथुर समिति, वी रामचंद्रन, श्रीमती राजवंत संधू समिति, किस या फिर इनमें से सभी? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इन सभी का जो संबंध है, इन सभी का संबंध पंचायती राज से है। ठीक है, इन सभी का संबंध है पंचायती राज से। अगर इसके अंतर्गत हम ललित माथुर समिति की बात करें, ललित माथुर समिति का जो गठन है यह किया गया था 2001 में। ठीक है, 2001 में ललित माथुर समिति का गठन किया गया था जो पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों और कार्यों के हस्तांतरण से संबंधित सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। रामचंद्रन समिति का जो गठन किया गया था यह किया गया था 2006 में। 2006 में रामचंद्रन समिति का गठन किया गया था। जमीनी स्तर पर योजना बनाने और उसे ग्राम पंचायतों में लागू करने से संबंधित सुझाव देने के लिए इसका गठन किया गया था। और श्रीमती राजवंत संधू समिति का जो गठन किया गया था यह 2008 में किया गया था। 2008 में किया गया था। ठीक है, और यह जो है जिला योजना पर ग्राम पंचायतों से रिलेटेड जो कार्य किए जाते हैं, कार्य संपादित किए जाते हैं, उनके बीच कनेक्टिविटी और जो मतलब योजना परियोजना से संबंधित जो जानकारी है, आदान प्रदान जो है वो कैसे किया जा सकता है प्रभावी तरीके से, इससे संबंधित सुझाव देने के लिए गठन किया गया था। ठीक है, तो ये सभी पंचायती राज से संबंधित समितियाँ हैं। इनका गठन कब किया गया था और यह जो है किससे संबंधित थी, किससे रिलेटेड सुझाव देने के लिए किया गया था, याद रखिएगा। भारत में शहरी स्थानीय सरकार विषय के लिए केंद्रीय स्तर पर कौन से मंत्रालय जिम्मेदार होते हैं? केंद्रीय स्तर पर जो जिम्मेदार है रक्षा मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और गृह मंत्रालय, ये सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1909 में किस समिति की रिपोर्ट विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन से संबंधित थी? किस समिति की रिपोर्ट थी? यह समिति जो है हॉब हाउस समिति थी। ठीक है, हॉब हाउस समिति। ठीक, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। किन परिस्थितियों में शहरी क्षेत्र में नगर पालिका का गठन नहीं किया जा सकता है? यदि शहर क्षेत्र की जनसंख्या 10,000 से कम हो, यदि क्षेत्र में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा नगर पालिका सेवा प्रदान की जाती है, यदि राज्यपाल नगर पालिका स्थापित न करने का निर्णय लेता है, या फिर यदि क्षेत्र में कृषि गतिविधि का प्रतिशत अधिक हो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यदि क्षेत्र में किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा नगर पालिका सेवाएं प्रदान की जाती हों। ठीक है, राज्यपाल के निर्णय के अनुसार यदि किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा नगर पालिकाएं सेवाएं प्रदान की जा रही हों तो शहरी क्षेत्र में नगर पालिका का गठन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, किस प्रकार का शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा नामित होता है और निर्वाचित या वैधानिक निकाय नहीं है? वो जो है आपका अधिसूचित क्षेत्र होता है। ठीक है, अधिसूचित क्षेत्र समिति होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय स्थानीय सरकार परिषद की स्थापना की गई थी 1958 में और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 263 जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 263 जोड़ा गया था। ठीक है, इसी के तहत केंद्रीय परिषद की स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी। किसी राज्य का राज्यपाल किन परिस्थितियों में किसी अनुसूचित क्षेत्र की शांति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकता है? यह जो अधिकारी से दिया गया है जनजातीय सलाहकार परिषद जो होता है, इसके परामर्श से इसके द्वारा यह कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा।
मुख्य चुनाव आयुक्त को निम्न में से किन परिस्थितियों में पद से हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, और इसकी अगर हम बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त, इसको सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर जो महाभियोग या कह सकते हैं इसे जो इसके पद से हटाने का जो एक क्राइटेरिया है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के समान होता है। ठीक है, बी हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के संबंध में देखिए, यूपीएससी भारतीय संविधान के भाग 14 में इसका वर्णन किया गया है और संविधान क्रमशः अनुच्छेद 320 और 315 में सदस्यों की संख्या और योग्यता का निर्धारण किया गया है। संविधान राष्ट्रपति को अपने सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का भी अधिकार देती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 315 से 323 तक इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और संविधान ने आयोग की ताकत को निर्दिष्ट किए बिना मामले को राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया था और इसकी संरचना निर्धारित जो है राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए कोई योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया सिवाय इसके कि आयोग के आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्षों तक सेवा किए हों। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा एक अर्ध न्यायिक निकाय है? कौन एक अर्ध न्यायिक निकाय है आपको बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो वित्त आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, न्यायाधिकरण। ठीक है, इनमें से ये सभी जो है अर्ध न्यायिक निकाय हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य क्या था? नई कर व्यवस्था स्थापित करना, संविधान में अनुच्छेद 338 बी शामिल करना, अनुच्छेद 15(6) और 16(6) शामिल करना। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते की पुष्टि। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 101वां संविधान संशोधन द्वारा नई कर व्यवस्था जो मतलब जीएसटी है इसको लागू किया गया था। ठीक है, जीएसटी को लागू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बाकी भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि का आदान प्रदान किया गया था वो हुआ था आपका 100वां संविधान संशोधन और यह 2015 में हुआ था। ठीक है, 2015 में। और जो 102वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया था जिसके अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण की बात की गई थी वो देने की मतलब इसमें बात की गई थी। ठीक है, और तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जीएसटी परिषद की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या और परिषद के भीतर निर्णय कैसे लिया जाता है? जीएसटी परिषद की जो बैठक है इसका जो इसमें कुल सदस्यों का आधा, निर्णय के लिए 3/4 बहुमत आवश्यक होता है। ठीक है, कुल सदस्यों का आधा मतलब कुल सदस्यों का आधे सदस्य अगर शामिल होंगे तभी जो है जो सदस्यों मतलब एक बैठक जो है उसका आयोजन किया जाएगा और कुल सदस्यों के 3/4 सदस्य अगर सहमत होंगे तो ही किसी भी डिसीजन पे किसी भी निर्णय पर सहमति व्यक्त की जाएगी, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। संविधान में सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों में निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया है? स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण और स्वायत्त कामकाज, निरंकुश नेतृत्व, केंद्रीकृत नियंत्रण और लाभ अधिकतम, या फिर सरकारी हस्तक्षेप, पदानुक्रमित संरचना और नौकरशाही प्रबंधन, या फिर राज्य का स्वामित्व, एकाधिकार और गैर भागीदारी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या राज्य की किसी अन्य आधिकारिक भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है? कौन कर सकता है? देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, भारतीय संविधान के तहत संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में एस्किट का क्या तात्पर्य है? एस्किट का तात्पर्य क्या है? बिना किसी उत्तराधिकारी के किसी व्यक्ति की मृत्यु के कारण सरकार द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण करना, यह एस्किट कहलाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्यों की संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, देनदारियां, दायित्व और मुकदमों से संबंधित है? इसका जो संबंध है वो है आपका भाग 17 से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यह निर्दिष्ट करने की शक्ति किसके पास है कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में किन जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाएगा? किसके पास है?
देखिए इसकी अगर हम बात करें तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास है, यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसी को निर्दिष्ट करने का अधिकार किसने दिया है? यह अधिकार जो है दिया गया था 2018 में 102वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 2018 में जो 102वां संविधान संशोधन नियम हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति को किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों ओबीसी को निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया था। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसी के बाद जो पिछड़े वर्ग हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने और उनके सुधार के लिए कदमों की सिफारिश करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने की बात करता है? यह किया गया था अनुच्छेद 340 के तहत। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है? चुनाव के दौरान जो आचार संहिता लागू होता है यह कब लागू होता है? यह लागू होता है चुनाव की तारीख घोषित होने के तुरंत बाद। ऑप्शन बी हो जाएगा। किस प्राधिकरण को चुनावी विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकार स्थापित करने की शक्ति दी गई है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद या फिर राज्य विधानमंडल? यह जो अधिकार दिया गया है वो संसद को दिया गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन या सीट आवंटन से संबंधित कानून की वैधता के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? यह अंतिम हो जाता है और किसी भी अदालत में इस पर सवाल नहीं उठाया जाता है। ठीक है, जो निर्वाचन से संबंधित जो परिसीमन किया जाता है और इसके अंदर जो सीटों का आवंटन किया जाता है, इससे किसी भी न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कौन सा प्राधिकारी संसद या राज्य विधानमंडल की चुनाव की वैधता पर सवाल उठा सकता है? कौन सा प्राधिकारी उठा सकता है? देखिए इसकी अगर हम बात करें तो कोई भी न्यायालय या कोई भी न्यायालय प्राधिकारी के रूप में संसद, राज्य विधानमंडल के चुनाव की वैधता पर सवाल उठा सकता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 और 170 क्या निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 81 और 170 में किसका उल्लेख किया गया है? इसमें संसद और विधानसभाओं में सीटों की जो अधिकतम संख्या है इसका उल्लेख किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम घोषित करता है कि सरकार के अधीन लाभ के कुछ पद धारकों को संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर जो है संसद अयोग्यता निवारण नियम 1969 जो है इसमें इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें घोषणा किया गया है कि सरकार के तहत लाभ के कुछ पद धारकों को संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2017 के बजट में राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट योगदान में कौन सा बड़ा बदलाव किया गया था? इसमें जो बदलाव हुआ था वो कॉरपोरेट योगदान पर लगी सीमा को हटा दिया गया था। जो कॉरपोरेट उस पर जो सीमा लगाई गई थी इसको हटा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में भी था। निम्न में से किस समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की जो आयु है 21 से घटा करके 18 कर दिया था? किसके द्वारा किया गया था? देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह जो किया गया था चुनाव कानूनों में संशोधन पर संयुक्त समिति का जो गठन किया गया था 1971-72 में, इन्हीं के द्वारा सुझाव दिया गया था कि मतदान करने की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया जाए। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस समिति द्वारा वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी प्रणाली शुरू करने की बात की गई थी? किस समिति ने इसकी शुरुआत की थी? देखिए तनख्वाह समिति, जिसका गठन 2010 में किया गया था, इनके द्वारा वोटर वेरिफिकेशन जो पेपर ऑडिट वीवीपैट जो है इसकी शुरुआत करने की सिफारिश की गई थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस संशोधन ने बड़े राज्यों में लोकसभा सीट के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा बढ़ा करके 70 लाख रुपए कर दिया था? किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? यह किया गया था 2018 का जो 101वां संविधान संशोधन था, इसी के माध्यम से किया गया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मतदाताओं के बीच भ्रम से बचने के लिए मतपत्रों और ईवीएम पर उम्मीदवारों की तस्वीरों का पहली बार उपयोग किस वर्ष किया गया था? इसका उपयोग पहली बार किया गया था 2015 में। ठीक है, 2015 में जो चुनाव हुए थे इसमें किया गया था। ठीक, लोक प्रतिनिधित्व विधेयक 2013 का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था तत्काल अयोग्यता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देना। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा।
2003 के किस संशोधन अधिनियम ने विधायक दल के 1/3 सदस्यों द्वारा विभाजित होने की स्थिति में अयोग्यता से छूट से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को हटा दिया था? यह किया गया था 2003 का जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी में किया गया था। ठीक है, 2003 में किया गया था 91वां संविधान संशोधन, जिसमें ये कहा गया कि 1/3 सदस्यों द्वारा विभाजित होने की स्थिति में अयोग्यता से छूट से संबंधित 10वीं अनुसूची के प्रावधान को हटा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में दबाव समूह सरकारी नीतियों को कानूनी और कानूनी रूप से प्रभावित करने के लिए किन तकनीकों का उपयोग करती है? इसके अंतर्गत पैरवी, पत्राचार और सार्वजनिक बहस, इन सभी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कैबिनेट के इस्तीफा के बाद सरकारी विधेयकों के संबंध में पूर्ण वीटो, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में निलंबनकारी वीटो, संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पहला सही है, बाकी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जब कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है और संसद द्वारा फिर से पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। ठीक है, और पॉकेट वीटो के मामले में राष्ट्रपति न तो बिल की पुष्टि करता है और न ही इसे अस्वीकार करता है, मतलब इसे अपने पास रखता है। ठीक है, यह पॉकेट वीटो है। ठीक, बाकी संवैधानिक संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो शक्ति नहीं है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति का उल्लेख है न्यायिक त्रुटियों को ठीक करना और कठोर सजा से राहत देना। ठीक है, जैसे मान लीजिए न्यायपालिका से अगर कोई गलती हो जाती है, उस कंडीशन में अगर मीडिया के माध्यम से या फिर अन्य सोर्स से अगर राष्ट्रपति को ये पता चलता है कि ये जो हो रहा है न्यायपालिका से गलती हुई है और ये गलत हो रहा है, किसी भी व्यक्ति को फालतू में या कह सकते हैं कि बिना गुनाह किए ही उसको सज़ा मिल रही है, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति जो है उसे सज़ा से मुक्त कर सकता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में कैबिनेट समितियों की स्थापना के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? कैबिनेट समिति की स्थापना के लिए भारत में कौन उत्तरदायी है? इसकी स्थापना के लिए उत्तरदायी है प्रधानमंत्री। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद के किसी सदन में अनिश्चित काल के लिए स्थगन का उद्देश्य क्या होता है? अनिश्चित काल के लिए स्थगन का उद्देश्य होता है किसी सत्र को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संसद में शून्यकाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संसद में शून्यकाल का मुख्य उद्देश्य होता है बिना किसी पूर्व सूचना के मामले के उठाना, मामले को जो सार्वजनिक महत्व के अति महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वह बिना किसी सूचना के उस पर बहस करना। ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद में स्थगन प्रस्ताव कब पेश किया जाता है? संसद में जो स्थगन प्रस्ताव है यह सार्वजनिक महत्व के किसी अति आवश्यक मामले पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है कि मतलब वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है इसको साइड में रखिए और अभी इस मुद्दे पर चर्चा करिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। संसद में विधेयक के तीसरे वाचन का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो क्या होता है? इसका प्राथमिक उद्देश्य बिल को समग्र रूप से स्वीकार या अस्वीकार करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक जो कोरम है वह क्या होना चाहिए? इसके लिए कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होना चाहिए। कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होना चाहिए, अगर है तभी जो है हो ये बैठक जो है संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कटौती प्रस्ताव अनुदान की मांग को कम करने का प्रस्ताव, गिलोटिन या मतदान प्रक्रिया को तेज करता है, विनियोग विधेयक या भारत की संचयन निधि से धन निकालने और कर परिवर्तन को अधिकृत करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, विनियोग विधेयक की अगर हम बात करें, लोकसभा द्वारा पारित अनुदानों को पूरा करने के लिए भारत की संचयन निधि से धन की निकासी को अधिकृत करता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। किस प्रकार का अनुदान लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया खाली चेक होता है? किस प्रकार का जो अनुदान है लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया खाली चेक की भांति होता है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इस चेक को कहा जाता है वोट ऑफ क्रेडिट। वोट ऑफ क्रेडिट, ऑप्शन सी, वोट ऑफ क्रेडिट, जो अप्रत्याशित मांगों के लिए दिया जाता है और जब सेवा की प्रकृति को बजट में विस्तृत नहीं किया जा सकता है और यह एक कार्यकारी के लिए एक प्रकार का ब्लैंक चेक की तरह होती है। ठीक है, ब्लैंक चेक की तरह। ऑप्शन सी। भारत में संसदीय विशेषाधिकार का प्राथमिक स्रोत क्या है? भारत में जो संसदीय विशेषाधिकार है इसका प्राथमिक स्रोत है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ऑप्शन बी। संघवाद के संदर्भ में कौन सा कारक भारतीय संसद के अधिकार को सीमित करता है? मौलिक अधिकारों का जो संहिताकरण है
या भारतीय संसद के अधिकार को सीमित करता है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से गहन कृषि के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? गहन कृषि के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है खेती के तहत भूमि पर अधिक श्रम और पूंजीगत आदानों का उपयोग करना। ऑप्शन बी इसका सही है। आर्थिक रूप में सतत आर्थिक विकास शब्दावली चर्चा में रही, इस शब्दावली से तात्पर्य क्या है? सतत आर्थिक विकास से क्या तात्पर्य है? सतत आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास करना, मतलब वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ जो भविष्य की पीढ़ी है उनके लिए भी जो प्राकृतिक संसाधन है उसको बचा के रखना। ऐसा ना हो कि वर्तमान समय में जो प्राकृतिक संसाधन है उसका पूरा दोहन हम ही कर लें और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ना बचे। ठीक है, तो अपने आवश्यकताओं को पूर्ति करने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए जो संसाधन है उसको संरक्षित करना, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर इसी को जो है कहा जाता है, आपका क्या कहा जाता है, इसी को जो है कहा जाता है सतत विकास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी केवल रबी की फसल है? निम्नलिखित में से कौन केवल रबी की फसल है? देखिए इसकी अगर हम बात करें कौन केवल रबी की फसल है, धान, कपास, ज्वार, गेहूँ, मक्का, मटर या फिर जौ और चना। जौ और चना जो है रबी की फसलें हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। रेशम का एक प्रकार जो कि मूंग और रेशम का एक प्रकार जो कि मूंगा है, और यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित? मूंगा का जो उत्पादन है किस राज्य में ज़्यादातर होता है? यह होता है असम में। ठीक है, असम में। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से किस रंग का संबंध उर्वरक से है? धूसर, गुलाबी, गुलाबी या फिर स्वर्ण। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धूसर का। ठीक, धूसर का। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? यह डेयरी क्षेत्र या कह सकते हैं कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तुएं हैं? जूट, चीनी, मसाला या फिर उपरोक्त में से सभी। भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तुएं कौन सी हैं? देखिए यह जूट जो है यह भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार से संबंधित नहीं है? काश्तकारी सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, बहुफसली योजना या फिर अधिकतम जोत का निर्धारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुफसली योजना या जो है भूमि सुधार से संबंधित नहीं। बाकी काश्तकारी सुधार, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और अधिकतम जोत का निर्धारण ये सभी जो है भूमि सुधार से संबंधित है, तो सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुनिश्चित नहीं है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नई दिल्ली नहीं बल्कि लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, फसल और उनमें लगने वाले रोग में सही सुमिलित नहीं है। आम में गुच्छा रोग, केला में पनामा रोग, आलू में झुलसा रोग और सेब में लाल सड़न रोग। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सेब में लाल सड़न रोग नहीं होता है। लाल सड़न रोग की अगर हम बात करें तो रेड रॉट रोग जो होता है वो गन्ने में होता है। ठीक है, गन्ने में होता है, तो डी इसका सही हो जाएगा। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।